आप सभी का ख्वाब जिंदगी स्वागत है। आज से हम एक नया एपिसोड शुरू कर रहे हैं टू हेल्प आर कोविड 19 पेशेंट्स जो फेस कर रहे हैं प्रॉब्लम्स। उनके लिए हम उन फैमिलीज को लेकर आएंगे एक एक करके। मंडे टू फ्राइडे हम कोशिश कर रहे हैं उन लोगों से कनेक्ट करने की, उनसे बातचीत करने की, जहां पर हम आपको उन फैमिली से कनेक्ट कराने की कोशिश करेंगे, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि वो इस प्रॉब्लम से कैसे बाहर निकल कर आए हैं, किन किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए कोविड 19 में, और हमें पैनिक नहीं करना है। ये सारी चीज़ें हमें हमारे जिन जिन फैमिली से हम कनेक्ट करेंगी। आज मैं ईना सिंह, फाउंडर ऑफ ख्वाब जिंदगी के, मिलवाने जा रही हूँ एक ऐसी ही शख्सियत से जो पिछले 15-20 दिन से कोविड से जूझ रही है। उनकी पूरी फैमिली जूझ रही है और अब वो काफी हद तक ठीक हैं, कंप्लीटली नहीं, वीकनेस है उन लोगों को, बट स्टिल आई एम वेरी थैंकफुल कि वो फ्रंट में आकर इस चीज के बारे में बात करना चाहते हैं, अवेयरनेस फैलाना चाहते हैं। सो आई वुड रिक्वेस्ट all of you to please spread this as far as possible. And I would like to invite Priya Singh, who is also the founder of Khwab Zindagi Ke. Please welcome Priya. And I would like you Thank to you. come forward and take us through your journey gone through in this 15-20 days जो आपने कोविड 19 की शुरुआत हुई आपके घर में, चारों तरफ पैनिक का माहौल है, उस माहौल में आपने कैसे सरवाइव किया। मैं दर्शकों को यहाँ पर एक बार और अवगत कराऊंगी कि इनकी फैमिली में हस्बैंड, वाइफ और एक छोटा बच्चा है, 6 से 7 महीने का बेबी है। तो आई थिंक जो जिन फैमिलीज में छोटे बच्चे हैं, इन चीजों पर थोड़ा ध्यान दें कि हम इनको कैसे संभाल सकते हैं। सो ओवर टू यू प्रिया जी नाउ, एंड take us through your journey, what you really went through, and how थैंक did you यू manage? ईना। बिल्कुल, थैंक यू ईना। सबसे पहले मैं बता दूं कि मेरी फैमिली में, जैसा कि आपने बताया, हस्बैंड है, मैं हूं और मेरा 7 मंथ का बेबी है। तो एक तो पहले ही, क्योंकि घर में छोटा बच्चा है तो ऑलरेडी बहुत टेंशन रहती है, बहुत प्रिकॉशंस हम कोशिश करते हैं कि रखें, लेकिन उन सारे प्रिकॉशंस के बावजूद हमारे जो है हम इन्फेक्ट हुए। मेरे हस्बैंड क्योंकि घर से बाहर जाते हैं, जॉब करते हैं, तो घर से बाहर जाते हैं, और मे बी उसी वजह से। तो सैटरडे 10 अप्रैल उनको फीवर आया मॉर्निंग में। वो रेडी थे ऑफिस जाने के लिए, फीवर आया, उन्होंने ऑफिस कैंसिल किया और पैरासीटामोल ली, दवाई ली और सो गए थोड़ी देर के लिए। लगा हमें कि शायद नॉर्मल फीवर होगा, क्योंकि उससे पहले ही हम घर गए थे। मैं अपने ससुराल गई थी जो कि हिल्स में है, तो ड्राइव काफी लंबी हो गई थी, सफर लंबा हो गया था, और वापस आने के बाद तुरंत उन्हें ज्वाइन करना पड़ गया था ऑफिस। तो रेस्ट नहीं मिला था, तो हमें लगा कि शायद रेस्ट नहीं मिला, इसलिए उनको फीवर आ गया है, जो कि नेचुरल है, हो जाता है थकान से। हमारे दिमाग में भी नहीं आया कि शायद ये कोविड हो सकता है। कोई बात नहीं, दवाई खाई, उनका फीवर नहीं उतरा। आफ्टरनून में उनको दोबारा फीवर आया, मैंने ठंडे पानी की पट्टियां भी रखी, उससे भी फीवर नहीं उतरा। उन्होंने एक और डोज लिया, तो फीवर थोड़ा हल्का हुआ लेकिन उतरा नहीं। मैंने उनको कहा कि ठीक है, आप फिर एक काम करिए, डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिए अगर फीवर नहीं उतर रहा है तो। उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, आज देख लेते हैं, कल अगर नहीं उतरेगा तो हम डॉक्टर से कंसल्ट कर लेंगे। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट डे फीवर उतरा नहीं लेकिन कम था, तो उन्होंने डॉक्टर से कंसल्ट नहीं किया। उन्हें लगा कि शायद उतर जाएगा, 1-2 डोज और लेंगे, फीवर चला जाएगा। अच्छा, इस बीच में हमने कोई प्रिकॉशन नहीं रखा, कोई डिस्टेंस मेंटेन नहीं किया, क्योंकि हमारे माइंड में वो ख्याल आया ही नहीं था कि कोविड भी हो सकता है। अब नेक्स्ट डे इवनिंग में जब मुझे फीवर आया तब हमें लगा कि शायद ये इन्फेक्शन हो सकता है और अब हमें टेस्ट करवा लेना चाहिए। हमने अगले दिन के लिए टेस्ट बुक किया, मंडे हमारा टेस्ट हुआ, ट्यूसडे रिपोर्ट आई पॉजिटिव। अब जब पॉजिटिव रिपोर्ट आई तो सबसे पहला ख्याल जो दिमाग में आया वो आया बच्चे का, कि क्योंकि बच्चे का टेस्ट नहीं करवाया था हमने, अपना और हस्बैंड का टेस्ट हुआ था, लेकिन क्योंकि वो पूरे टाइम हमारे साथ रहता है, तो
चांसेस है कि वो भी इन्फेक्ट हो। तो बहुत ज्यादा उस टाइम पे टेंशन हो गई थी, और सबसे पहले हमने अपने लिए डॉक्टर से कंसल्ट करने से पहले हमारे दिमाग में आया कि हम पीडियाट्रिशियन से कंसल्ट करते हैं। बच्चा पहले है, क्योंकि छोटा है बहुत, 7 महीने का है, उसके लिए टेंशन बहुत ज्यादा थी माइंड में। पीडियाट्रिशियन से कांटेक्ट करने की कोशिश की, जो उनके पीडियाट्रिशियन है जिसके पास हम हमेशा लेके जाते हैं। हर तरह से हमने उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश की, कॉल पे, व्हाट्सएप पे, मैसेजेस के थ्रू, बट कोई रेस्पॉन्स नहीं मिला। देन वी डिसाइडेड कि हमें किसी दूसरे पीडियाट्रिशियन से बात करनी चाहिए, क्योंकि वेट करके कोई फायदा नहीं है। कहीं से किसी दूसरे पीडियाट्रिशियन का नंबर लिया, उनसे बात की हमने, और उन्होंने एंटीबायोटिक्स शुरू कर दी। सुनते ही उन्होंने एंटीबायोटिक्स हमें प्रिस्क्राइब किया बच्चे के लिए, और एंटीबायोटिक्स उन्होंने उस टाइम से शुरू कर दी। अच्छा, यहाँ पर मैं ये जरूर बताना चाहूंगी कि हम जनरली सोचते हैं कि मैं जैसे हम ब्रेस्ट फीड करवाते हैं बच्चे को, तो हमें लगता है कि सबसे पहले हमें बच्चे का ब्रेस्ट फीड बंद कर देना चाहिए, जो कि बिल्कुल मिथ है। हमें ब्रेस्ट फीड बंद नहीं करना है। फर्स्ट, बच्चा हाइड्रेटेड रहना चाहिए, और ब्रेस्ट फीड में सारे न्यूट्रिएंट्स के साथ में वाटर भी काफी क्वांटिटी में होता है ना। सेकेंड चीज, इम्यूनिटी अच्छी होती है ब्रेस्ट फीड से, ब्रेस्ट मिल्क से, है ना, बच्चे की। तो डॉक्टर ने भी यही बोला था, आप ब्रेस्ट फीड बच्चे को बंद मत करिएगा, ब्रेस्ट फीड करवाते रहिएगा। ठीक है। हाँ, प्रिकॉशनरी हमें मास्क डबल करना पड़ा। घर पे जो मास्क मैं सिंगल यूज कर रही थी, उन्होंने बोला आप 2 मास्क यूज कीजिए, फर्स्ट लेयर एंड देन सेकेंड लेयर, बच्चे के पास जाने से पहले। सैनिटाइजर, जब भी आप बच्चे को टच करेंगे आपको सैनिटाइजर यूज करना है उससे पहले। ठीक है। तो ये प्रिकॉशंस हमने लेना शुरू किए, बच्चे की एंटीबायोटिक्स शुरू की। उस टाइम तक उसको फीवर नहीं था। नेक्स्ट डे बच्चे को फीवर आ गया। अगले दिन जब उससे फीवर आया, उस टाइम पर मेरी हालत ऑब्वियसली बहुत खराब हो गई, क्योंकि सबसे पहले माँ का जो है दिल वो बच्चे के साथ बहुत ज्यादा कनेक्टेड होता है। बच्चा बीमार हुआ, सबसे ज्यादा टेंशन मुझे उसी की थी उस टाइम पे। मेरे उतनी टेंशन नहीं थी, मेरे हस्बैंड की भी उतनी टेंशन नहीं थी, लेकिन बेबी की बहुत टेंशन थी। उसको फीवर आया, हमने दोबारा डॉक्टर से कंसल्ट किया, डॉक्टर ने क्रोसिन प्रेस्क्राइब कर दी कि आप उसको क्रोसिन दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, 2 दिन उसे फीवर रहा। थर्ड डे उसका फीवर उतर गया, हम लोग काफी रिलैक्स हो गए। लेकिन रिलैक्स हुए थे, ठीक नहीं हुए थे। ठीक होने के लिए अभी हमें बहुत टाइम था, क्योंकि ऑब्वियसली कोरोना वायरस इतनी जल्दी ठीक नहीं होता है। 8 से 10 दिन आपको लगते हैं, आप रहते हैं 8 से 10 दिन इन्फेक्टेड। ठीक है, वायरस रहता है आपकी बॉडी में। अब उसी बीच में, उसी दौरान मेरे हस्बैंड को एक दिन रात में चक्कर आया, और वो बाथरूम में फेंट हो गए। रात को करीब 3:30 4 बजे के आसपास वो बाथरूम में फेंट हो गए। अगेन मुझे बहुत ज्यादा डर लगा उस टाइम पे, क्योंकि कोरोना हमने जो सुना और देखा है, बहुत ही खतरनाक लगता है सुनने और देखने में। जो हम सुन रहे हैं आसपास में, आज ये हो गया, आज ऑक्सीजन की कमी हो गई, आज इसकी डेथ हो गई। तो टच वुड सब ठीक रहे। लेकिन ये जो सारी चीजें हम सुन रहे हैं, ये बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं हमें मेंटली इम्पैक्ट करती है, और वो डर का माहौल एक बना देती है। तो जब मेरे हस्बैंड फेंट हुए, मेरे को बहुत ज्यादा घबराहट हो गई। कंटिन्यूअसली मैं उनका नाम बुला रही थी, जीवन जीवन जीवन, मैं चिल्लाए जा रही थी। एंड देन आई रैन टू ग्रैब माई फोन कि मैं एटलीस्ट हेल्प के लिए किसी को कॉल करूं। जब मैं गई फोन उठाने, उस बीच में वो होश में आ गए। थैंकफुली सब ठीक था, होश में आ गए। लेकिन नेक्स्ट 2-3 डेज तक उनको चक्कर आते रहे। हाँ, मेरा फीवर कम हो गया था, लेकिन उनका फीवर 10 दिन तक था उन्हें। तो एक तरीके से मुझे उस टाइम पर हेड ऑफ द फैमिली बनना पड़ा। मुझे सबकी टेक केयर करनी पड़ी, हालांकि मैं भी बीमार थी, मेरे को रेस्ट नहीं मिला बिल्कुल भी। मुझे अपने हस्बैंड को भी देखना था, बेबी को भी देखना था, और तो खुद को भी देखना था। थैंकफुली मेरे पास एक हेल्प थी, मेरे ब्रदर इन लॉ और उनकी वाइफ, जो कि यहीं पास में मेरे अपार्टमेंट के पास में रहते हैं। तो एटलीस्ट फूड के लिए मुझे स्ट्रगल नहीं करना पड़ा, क्योंकि ऑब्वियसली बहुत ज्यादा वीकनेस हो जाती है, आप बहुत ज्यादा बीमार हैं, आप खाना नहीं बना सकते हैं। ठीक है, तो फूड के लिए मुझे स्ट्रगल नहीं करना पड़ा। ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, जो भी चाहिए था मुझे वहां से मिल गया। वो बहुत बहुत बड़ी हेल्प थी मेरे लिए एक तरीके से। तो ये सब हुआ धीरे धीरे करके। 10th डे जब आया, सब बोल रहे थे कि 9 डे के बाद में फीवर उतर जाएगा, 9 डे के बाद में फीवर उतर जाएगा। तो वी वर होपिंग कि 9 डे हो और फीवर उतरे, क्योंकि 10 दिन बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे हम, 8-9 दिन।
बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे फीवर से, तो लग रहा था खत्म हो सब कुछ। तो जब 10वें दिन भी मेरे हस्बैंड का फीवर नहीं उतरा, 10 दिन के बाद में भी उन्होंने दोबारा डॉक्टर से कंसल्ट किया, तो डॉक्टर ने दवाइयाँ कुछ चेंज की, उनकी कुछ स्टेरॉइड चेंज किए, और उसके बाद में धीरे धीरे करके नेक्स्ट डे उनका फीवर कम हुआ, 97 पॉइंट समथिंग था। उसके बाद में अगले दिन 96 पॉइंट समथिंग हुआ, और धीरे धीरे करके उनका फीवर जो है नहीं था उनको नेक्स्ट, उसके बाद में वो ठीक थे। हाँ, वीकनेस हमें अभी भी है, वीकनेस मेरे ख्याल में रहेगी अभी कुछ दिन। उसके लिए वही है कि आप अच्छे से हेल्दी डाइट कीजिए, अच्छे से मेडिटेशन कीजिए, योगा कीजिए, स्ट्रेस फ्री रहिए, वो बहुत जरूरी है। तो ये पूरी स्टोरी है हमारी, जो हमने फेस किया स्टार्टिंग से लेके एंड तक। थैंक यू सो मच प्रिया, इतनी सारी डिटेल्स आपने हमें बताई अपनी पूरी जर्नी की। कुछ चीजें और हम जानना चाहेंगे, जैसे कि आपने बताया कि वीकनेस बहुत आ रही है, तो उसके लिए क्या आप कुछ फूड पे एक्स्ट्रा ध्यान दे रहे हो अब? मतलब समथिंग यू हैव एडेड इन योर डाइट और समथिंग, या डॉक्टर ने कुछ आपको सजेशन दिया है? और डॉक्टर ने ऐसा कोई सजेशन नहीं दिया वीकनेस के लिए, इसे कि आप खाना प्रॉपर लीजिए, हेल्दी डाइट कीजिए, सैलेड ऐड कीजिए अपने खाने में, सीजनल फ्रूट्स ऐड कीजिए खाने में, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाइए, और कोशिश कीजिए कि मील्स को इंक्रीज कर दें अपने। जैसे ऐसा ना हो कि आप दिन में 2 मील ही खा रहे हैं, एक सुबह और एक रात में। बहुत टाइम होता है कि हम प्रॉपर मील्स नहीं लेते हैं, इनफैक्ट हमारे साथ में भी होता है। तो आप मील्स प्रॉपर लीजिए, सुबह ब्रेकफास्ट अच्छे से करिए, उसके बाद में आप लंच अच्छे से करिए, डिनर अच्छे से करिए, दूध जरूर लीजिए, दूध बहुत जरूरी है। जूसेस आजकल सीजनल फ्रूट्स हैं, वाटरमेलन है, मैंगो है, जूसेस लीजिए, शेक्स लीजिए, सैलेड लीजिए। दिस इज वन थिंग। चारों तरफ इतना पैनिक फैला हुआ है, बहुत ज्यादा टेंशन है सब तरफ। तो आप भी मुझे लगता है सोशल मीडिया से अछूते नहीं हैं, बहुत सारी चीजें हमारे जीवन में सोशल मीडिया के थ्रू एंटर कर रही हैं। हम चलिए टीवी भी बंद कर दें, व्हाट्सएप के थ्रू आ रही हैं। तो उन सब के बारे में व्हाट वुड यू लाइक टू से? डज इट रियली हेल्प, और इट शुड बी रिफ्रेन्ड अवे फ्रॉम द लाइफ? हाउ शुड वी टैकल इट? देखिए, सोशल मीडिया जहाँ हमें इंफॉर्मेशन बहुत सारी देता है, वही कहीं ना कहीं हमें नेगेटिवली इम्पैक्ट भी करता है। आपको बहुत सारे बैड न्यूज, नेगेटिव न्यूज सुनने को मिलती है सोशल मीडिया के थ्रू, व्हाट्सएप पे आती है, आप फेसबुक, इंस्टाग्राम करते हैं, ट्विटर करते हैं, तो हर जगह आजकल कोविड ही है। और हर जगह यही न्यूज है कि कहीं ऑक्सीजन की वजह से किसी की डेथ हो गई, कहीं बेड नहीं मिला जिसकी वजह से किसी की डेथ हो गई। तो ये चीजें डेफिनेटली हमें लगता है कि हमने पढ़ा और हमने अवॉइड कर दिया, लेकिन ऐसा होता नहीं है। कहीं ना कहीं सब कॉन्शियस में वो चीजें स्टोर हो जाती है, जिसकी वजह से आप स्ट्रेस में आ जाते हैं, आपको एंजाइटी होने लगती है। जैसे कि अभी रिसेंटली मेरा अभी ट्रीटमेंट चल रहा है एंजाइटी के लिए। तो मैं कोविड से निकली, उसके बाद में सोशल मीडिया पे, क्योंकि करने के लिए भी कुछ है नहीं, अब आपको रेस्ट ही करना है, आप घर पर ही हैं, कुछ ज्यादा कुछ है नहीं, तो आप मोबाइल से दूर नहीं रह सकते, आपको टाइम पास करने के लिए सोशल मीडिया चाहिए ही चाहिए। तो जब भी मैं स्क्रॉल करती हूँ, मेरे को कोई ना कोई न्यूज ऐसे सुनने को मिल जाती है, इनफैक्ट मेरे नोन में, जो जो काफी स्ट्रेसफुल होती है, जिससे आपको स्ट्रेस होगा, आप सोचने पर मजबूर हो जाते हैं, जिसकी वजह से, और उसी की वजह से मुझे एंग्जाइटी की प्रॉब्लम होने लगी, मुझे ब्रीदिंग का इश्यू होने लगा। लास्ट 3-4 डेज से मुझे ब्रीदिंग का इश्यू था, तभी मैंने डॉक्टर से कंसल्ट किया है, आई गॉट टू नो कि ये सब कुछ एंग्जाइटी की वजह से हो रहा है। तो इसका सबसे अच्छा सोल्यूशन ये है कि आप अपना जो सोशल मीडिया पे आप टाइम स्पेंड करते हैं उसको कट डाउन कर दीजिए। आप उसको आप डिसाइड कर लीजिए कि आपको इतने बजे से लेकर इतने बजे तक या इतने घंटे सोशल मीडिया पे स्पेंड करना है, उससे ज़्यादा नहीं। प्लस आप मेडिटेशन करिए, आप योगा करिए, जो कि मैंने स्टार्ट कर दिया है। मैंने अभी स्टार्ट किया है, कल से ही स्टार्ट किया है मेडिटेशन करना, और मुझे अभी से ही पॉजिटिव इसके इम्पैक्ट नज़र आ रहे हैं। तो मैं डेफिनेटली इसको कंटिन्यू करूँगी। अभी तो करना चाहिए, इतना स्ट्रेस है आसपास में, एनवायरनमेंट भी इतना कुछ क्लीन नहीं है, तो मेडिटेशन
मेडिटेशन बहुत हेल्प करता है। हेलो। जी। तो मेडिटेशन, योगा ये बहुत ज़रूरी है, एक्सरसाइजेज बहुत ज़रूरी है, हेल्दी डाइट लेना बहुत ज़रूरी है। तो वही है, आप इन सारी चीज़ों पर ध्यान दें, उनसे आपको इम्प्रूवमेंट होगा और अच्छा लगेगा। अब आप अपनी हॉबीज पर ध्यान दे सकते हैं, जो भी शौक आपको है, अगर गार्डनिंग का शौक है आप प्लांट्स लगा सकते हैं। प्लांट्स डेफिनेटली बहुत खुशी देते हैं जब आप उनको केयर करते हैं और जब वो ग्रो करते हैं बहुत खुशी देते हैं। आप ड्राइंग में अगर आपका इंटरेस्ट है, पेंटिंग में इंटरेस्ट है, वो कर सकते हैं। अगर आपका इंटरेस्ट कुकिंग में है वो कर सकते हैं। स्विमिंग, स्टिचिंग, जो भी आपका इंटरेस्ट है आप उसको टाइम दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप अपनी हॉबीज को टाइम दीजिए और कोशिश करिए कि सोशल मीडिया से जितना हो सके उतना दूर रहें। बिल्कुल, थैंक यू सो मच प्रिया, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग सो मच ऑफ इंफॉर्मेशन एंड मोटिवेटिंग ऑल द पीपल जो इस समय लाइव सुन रहे हैं या जिनके पास ये रिकॉर्डिंग जाएगी। आई एम श्योर इट इज गोइंग टू मोटिवेट देम एंड स्प्रेड अवेयरनेस कि हम इस समय एकजुट होकर कोविड से कैसे फाइट करें और किस तरीके से हम आगे बढ़ें। क्या कुछ चैलेंजेस भी आए इस दौरान आपकी इस जर्नी में, जहां आपको वाकई दिक्कत हुई? आप प्रशासन के लिए कुछ कहना चाहें, सिस्टम के लिए कुछ कहना चाहें, कुछ इम्प्रूवमेंट्स किए जा सकें ताकि लोगों को आसानी हो सके, सुविधा मिल सके, तो ऐसा कोई चैलेंज आपके सामने आया? देखिए ना, मैं ये कहूँगी कि इस मामले में थोड़ी सी लकी रही हूँ कि मेरे सामने ऐसा कोई चैलेंज नहीं आया, क्योंकि मुझे हॉस्पिटल भागने की ज़रूरत नहीं पड़ी, है ना। मुझे ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ी, मुझे दवाइयों की, मेडिकेशन की उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ी। जो मेडिकेशन डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब की थी मेडिसिन, वो मुझे ईजिली मिल गई। लेकिन डेफिनेटली अगर बात आती है प्रशासन की, सिस्टम की, तो मैं ये बिल्कुल बोलना चाहूँगी कि कालाबाजारी जो हो रही है चीज़ों की, जो 100 रुपए की चीज़ जो 10,000 रुपए में बिक रही है, एग्जाम्पल के तौर पर बोल रही हूँ, वो डेफिनेटली रुकनी चाहिए। जो दवाइयों के रेट आसमान छू रहे हैं आज के टाइम पे, अगर आप आईसीयू बेड्स देखें अवेलेबल नहीं है। मुझे लगता है कि हमारे पास में इनफ टाइम था, लास्ट ईयर से लेके अभी तक बहुत टाइम था जिसमें हम हॉस्पिटल्स भी बना सकते थे, हॉस्पिटल नहीं भी बना सकते थे। आप स्कूल्स आपने बंद कर रखे हैं, आप स्कूल्स में बेड्स लगवा देते हैं, आप स्कूल्स में इंतजाम करवा देते हैं। बहुत स्कूल है हमारी लोकेलिटी में, आप उसमें इंतजाम करवा देते तो डेफिनेटली यहाँ पे प्रशासन का, सिस्टम का फॉल्ट मैं कहूंगी कि है। लेकिन साथ के साथ कहीं ना कहीं हमारी एज कॉमनर्स, हम आम जनता है, हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इन चीजों को सीरियसली लें। आज भी आप देखेंगे बहुत से लोग बिना मास्क के, बिना प्रिकॉशंस के घूम रहे हैं। सो वो लोग ये नहीं समझ रहे हैं कि ये चीजें जो है कहीं ना कहीं उन पर भी भारी पड़ सकती है और पड़ रही हैं। तो हमें इस टाइम पर लोगों को पॉइंट आउट करने की जगह, किसी को पॉइंट आउट करने की जगह खुद इतना समझदार होना पड़ेगा कि हम समझ पाए, हम देख पाए कि हमारी वजह से किसी को प्रॉब्लम ना हो और हमें भी ना हो। तो हमें खुद प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे, खुद इन सारी चीजों का ख्याल रखना पड़ेगा। अगर आपकी, थैंक यू सो मच प्रिया जी, वेरी वेल सेड। और अगर हम आपसे आखिरी सवाल की तरफ आ रही हूँ कि अगर पीछे मुड़ के आप देखें अपनी इस बीमारी के दौरान, क्या क्या वो चीजें थी जो आप बेहतर कर सकती थी, जिससे सबसे शायद पहले, आपको फायदा होता? हाँ डेफिनेटली, मुझे एक चीज जो जब मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रही थी तब भी मैंने एक चीज बोली थी कि हमारा दिमाग नहीं गया इस बात की तरफ कि ये कोविड भी हो सकता है। तो जब मेरे हस्बैंड को फीवर आया था, हम उसी टाइम उनको आइसोलेट कर सकते थे, उसी टाइम हम ये एक स्टेप ले सकते थे कि उनको आइसोलेट कर दे। हो सकता है, श्योरिटी नहीं है, हो सकता है, मैं इनफैक्ट हो चुकी थी पहले, लेकिन एक
चांस है कि मैं शायद इन्फेक्शन से उस टाइम पे बच जाती अगर उनको हम आइसोलेट कर देते, तो क्योंकि मुझे उनके बाद में फीवर आया है ना। एक तो ये है। दूसरा मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि हम लोगों का एक माइंडसेट है कि अगर सर्दी जुकाम है तभी कोरोना है। नहीं, कोरोना के बहुत सारे सिम्टम्स हैं और आप नहीं समझ सकते कि कब क्या है। अब कोरोना के इतने सिम्टम्स हैं, आपके गले में भी दर्द हो सकता है, आपको जरूरी नहीं है सर्दी जुकाम हो, फीवर भी आ सकता है, जरूरी नहीं है आपका टेस्ट बड्स जाए, आपकी स्मेल जाए, या हो सकता है चली भी जाए। सबको एक जैसे सिम्टम्स नहीं आ रहे, तो अगर आपको जरा सा भी डाउट होता है तो प्लीज टेस्ट करवा लीजिए और कोशिश करिए अपने आप को आइसोलेट करने की। टेस्ट आजकल थोड़ा सा मुश्किल हो गए हैं, रिपोर्ट्स काफी टाइम में आ रही है, तो रिपोर्ट्स का वेट ना करें, आप अपने आप को आइसोलेट कर लें तुरंत ही, ताकि आपके फैमिली मेंबर्स, आपके बच्चे, आपके पार्टनर, पेरेंट्स बच जाए इन्फेक्ट होने से। थैंक यू फॉर द ग्रेट इनपुट्स प्रिया जी, थैंक यू सो मच। आई थिंक जो भी आपने सारी बातें बताई हैं, काफी लोग इस पर जो सुन रहे होंगे वो इससे सीख भी लेंगे, और जिन्होंने कुछ चीज अप्लाई नहीं की होगी वो अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि कोविड एज पर माय अंडरस्टैंडिंग व्हिच आई एक्चुअली केम अक्रॉस लास्ट ईयर विद माय डॉक्टर, ही सेड कि वो 100% हमारी जनता को होगा। दैट मीन्स वी ऑल विल गो थ्रू इट, राइट, वन टाइम तो होना ही है। अब वो हो सकता है उसमें हमें सिम्टम्स थोड़े आए, डिपेंडिंग अपॉन आवर इम्यूनिटी एंड आवर सिस्टम। हो सकता है असिम्टोमेटिक हो, जहां पर हमें कोई भी सिम्टम ना आए और हम किसी और को इन्फेक्ट कर दें। तो हमें अपने आप को भी बचाना है और दूसरों को भी बचाना है। बिल्कुल बिल्कुल। और इसको हमें हल्के में बिल्कुल नहीं लेना है, हर छोटी छोटी चीजों पे हमें ध्यान देना है। तो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर, and I would request all my audience to stay tuned with us every Monday to Friday. We would be coming to you at 4:30 with new family, so that we can reach you and make you aware about this you can say serious COVID-19। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर हम मिल गए हैं, हम आपस में एक दूसरे की सहायता करेंगे और जानकारी रखेंगे तो काफी हद तक इसको कंट्रोल में रख सकते हैं और काफी बचाव हम कर सकते हैं, क्योंकि बचाव में ही सुरक्षा है। थैंक यू सो मच प्रिया, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग। थैंक यू ईना, थैंक यू ऑडियंस, एंड सी यू टुमारो एट द सेम टाइम।